कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सोमवार को ईडी के सामने पेश हुए थे। ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए जून की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी को समन जारी किया था। ईडी ने सोनिया को 8 जून को और राहुल को 13 जून को पेश होने को कहा था, लेकिन सोनिया गांधी के समन जारी होने के बाद कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से ईडी ने उनसे पूछताछ की तारीख 23 जून तक के लिए बढ़ा दी थी। आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड केस और क्या है इससे गांधी परिवार का रिश्ता? नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुरुष चौहान और आप देख रहे हैं सप्ताहांत की खास पेशकश नेशनल हेराल्ड ईडी का शिकंजा। ईडी का ये केस ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर आधारित है जिसमें उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच और सोनिया राहुल के टैक्स असेसमेंट का आदेश दिया था। कांग्रेस ने ईडी का समन जारी होने के बाद इसे बदले की राजनीति करार दिया और कहा कि उनके नेता सरकार के दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। राहुल और सोनिया को पूछताछ के लिए समन जारी होने के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने देश भर के ईडी कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था और आक्रामक प्रदर्शनों का दौर जारी हो गया था। कुछ हफ्तों पहले इस केस में कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से भी पूछताछ की थी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। आरोपी के मुताबिक इन कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड यानी कि YIL नामक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि AJL का अवैध तरीके से अधिग्रहण कर लिया। स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपयों में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चलाने की मांग की थी। इस मामले में जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी। ईडी ने इस मामले की जाँच के लिए सोनिया और राहुल को समन जारी किया था। ईडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार 17 जून को चौथी बार पूछताछ के लिए तलब किया था। हालांकि राहुल ने अपनी मां सोनिया गांधी की सेहत का हवाला देते हुए 3 दिनों की मोहलत मांगी थी, जिसे ईडी ने स्वीकार कर लिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की 3 दिन की मोहलत देते हुए शुक्रवार को पूछताछ से छूट दे दी थी। ईडी ने राहुल गांधी से सोमवार यानी 20 जून को यह तारीख नियत की थी। इससे पहले ईडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार को चौथी बार पूछताछ के लिए तलब किया था। राहुल गांधी की मां और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती थी, जहां उनका इलाज चल रहा था। कांग्रेस सांसद से लगातार 30 घंटों में 30 घंटे तक मैराथन पूछताछ की गई थी। इस मामले ने राजनीतिक हलचल भी पैदा कर दी। तीनों दिन कांग्रेसियों ने ईडी दफ्तर के बाहर और कांग्रेस कार्यालय के सामने जमकर धरना और प्रदर्शन किया था और राहुल गांधी से पूछताछ का विरोध किया था। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और इसीलिए गांधी फैमिली पर हमला बोला जा रहा है।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने उसके कार्यालय पर हमला बोला और कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की पिटाई की थी। हालांकि पुलिस ने इस आरोप को खारिज किया था। कांग्रेस के अनुसार सांसद माणिकम टैगोर, एच शेल्ला कुमार, अमर सिंह और जय कुमार, विजय वसंत तथा राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी और कई अन्य नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। ईडी के अधिकारियों का कहना था कि 3 दिनों की पूछताछ के दौरान राहुल गांधी के बयान की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। उनके बयानों को A4 आकार वाले कागज पर टाइप किया गया और मिनट के आधार पर उन्हें दिखाया जाता रहा। इसके अलावा उनसे हस्ताक्षर करवाए जाते रहे और उनके बाद जांच अधिकारी को इसे सौंपा जाता था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि जनता के मुद्दे न उठाए जा सके, इसलिए राहुल गांधी को सरकार के इशारे पर ईडी निराधार प्रताड़ित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को डर है कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष अपने राष्ट्रपति कैंडिडेट को एकजुट होकर न जिता ले। इसके लिए विपक्षी पार्टियों ने ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर एकता खत्म करने के लिए भाजपा ईडी और सीबीआई से बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह कार्य करा रही है, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। मामलों को लेकर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने जमकर सरकार को खरी खोटी सुनाई और कार्रवाई को सुनियोजित बताया था। देश में प्रजातंत्र की हत्या हो चुकी है, संविधान को बुलडोजर के नीचे रोन दिया गया है और केवल कुशासन और अत्याचार का ही शासन बचा है। पर इसे चेतावनी माने दिल्ली पुलिस भी और भाजपाई कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। किस हैसियत से दिल्ली पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय के अंदर हमला बोला? कैसे वो दरवाजा तोड़कर अंदर आकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को पीट सकते हैं? फिर तो इस देश में हर घर में जहां मां, बहन, बेटी, भाई, पिता है, दरवाजा तोड़ेगी दिल्ली पुलिस, अंदर जाएगी और पीटेगी और कहेगी आप घर में 5 लोग क्यों बैठे हैं? इसका जवाब और हिसाब दोनों मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा। हमारे धैर्य का इम्तिहान मत लें। हम गांधीवादी जरूर हैं, हम अहिंसक जरूर हैं, पर इसका हिसाब लिया जाएगा। अब कांग्रेस के मुख्यालय पर भी हमला बोला जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत। कल हर गवर्नर हाउस का घेराव होगा और परसों हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करेंगे। जान ले मोदी जी, प्रजातंत्र की अवहेलना करने वालों की खैर नहीं। अहंकार रावण का भी टूटा, अहंकार कंस का भी टूटा, अहंकार दुर्योधन का भी टूटा, अहंकार आज की सत्ता के सिंहासन पर बैठे मदमस्त लोगों का भी टूटेगा। एक व्यक्ति का नाम राहुल गांधी जो लगातार मुकाबला कर रहा है और उन्हीं को मोदी जी, अमित शाह जी टारगेट बनाए हुए हैं। कोई कारण नहीं था कि आपने इस प्रकार से उनको नोटिस दिए, जबकि क्लियर कट मामला है। लगातार राहुल जी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इन लोगों ने तय किया कि एक इस व्यक्ति को दबा दिया जाए, इस व्यक्ति को परेशान किया जाए, तो हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। दरअसल इनका जो राष्ट्रवाद है वो आयातित राष्ट्रवाद है और उस राष्ट्रवाद में यही है कि जो भी विरोध में हो उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, रौंद दिया जाए। राहुल जी को ये जो हरासमेंट किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ जो आंदोलन हमने छेड़ा है, इसके लिए मैं समझता हूँ सरकार, अब तो उनको मालूम होगा कि कानून के तहत किसी एक आदमी को बुलाना और रात भर उसको बिठाना, ये कहीं कानून नहीं है। कानून के तहत तो पूछताछ करके उसको भेज देते हैं और नेक्स्ट डेट देते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ 11 तक अगर उनको बिठा के पूछताछ करते रहे, ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। तो ये चीजें करना क्या, और वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। अगर जवाब नहीं है तो हम लिख के भेज सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें। इसके बावजूद भी ये कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग डरने वाले नहीं, ये सत्याग्रह करते रहेंगे और ये अन्याय के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में नेशनल हेराल्ड को अवैध तरीके से हड़पने का आरोप लगाते हुए सोनिया, राहुल समेत कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ केस फाइल किया था। नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में नेशनल हेराल्ड को अवैध तरीके से हड़पने का आरोप लगाते हुए सोनिया, राहुल समेत कुछ कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ केस फाइल किया था। जिस नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मामले में सोनिया और राहुल को ईडी ने समन भेजा है, उसे 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर शुरू किया था। इस अखबार का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी AJL द्वारा किया जाता था। आज़ादी के बाद यह अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बन गया था। AJL इस अखबार का प्रकाशन 3 भाषाओं में करता था। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड के अलावा हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़। धीरे धीरे अखबार घाटे में चला गया और कांग्रेस से मिले 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बावजूद 2008 में ये बंद हो गया। 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नामक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले AJL का अधिग्रहण कर लिया। YIL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी, राहुल गांधी शामिल थे। YIL में सोनिया और राहुल की हिस्सेदारी 76% और बाकी 24% हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। मोतीलाल वोरा का 2020 और ऑस्कर फर्नांडिस का 2021 में निधन हो चुका है। इसके बाद कांग्रेस ने AJL के 90 करोड़ रुपए लोन को YIL को ट्रांसफर कर दिया। कांग्रेस का लोन चुकाने के बदले में AJL ने यंग इंडिया को 9 करोड़ शेयर दिए। इन 9 करोड़ शेयरों के साथ यंग इंडिया को AJL के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने AJL का 90 करोड़ का लोन माफ किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी सौदे पर सवाल उठाते हुए केस फाइल किया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले AJL से 90 करोड़ रुपए लोन की रिकवरी का अधिकार यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर किया और यंग इंडिया लिमिटेड ने AJL की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को कांग्रेस पार्टी को महज 50 लाख रुपए का भुगतान करते हुए अधिग्रहित कर ली। स्वामी का आरोप था कि नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली AJL कंपनी पर कांग्रेस के बकाया 90 करोड़ के लोन को चुकाने के लिए राहुल, सोनिया की यंग इंडिया लिमिटेड ने 50 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके बाद कांग्रेस ने AJL के बाकी बचे 89.50 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। स्वामी का यह भी आरोप है कि YIL को अपना लोन वसूलने के लिए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार मिल गया, जिसमें दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर स्थित उनकी बिल्डिंग भी शामिल है, जिसकी कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए है। आरोप है कि 2010 में 5 लाख रुपए में बनी यंग इंडिया लिमिटेड की संपत्ति कुछ ही सालों में बढ़कर 800 करोड़ रुपए हो गई। उधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि यंग इंडिया लिमिटेड में राहुल गांधी को शेयरों से उन्हें 154 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही 2011 से 12 के लिए यंग इंडिया लिमिटेड को 249.15 करोड़ रुपए टैक्स भुगतान का नोटिस जारी कर चुका है। की न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी।
नेशनल हेराल्ड के मालिकाना हक वाली कंपनी एजेएल के 90 करोड़ के लोन को यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर किया गया था। इस कंपनी में सोनिया राहुल की 76% हिस्सेदारी है। कांग्रेस का कहना है कि वाईआईएल को मुनाफा कमाने के बजाय चैरिटी के उद्देश्य से बनाया गया था। कांग्रेस का यह भी कहना है कि यंग इंडियन लिमिटेड द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नहीं बल्कि कॉमर्शियल था। कांग्रेस का कहना था कि जब प्रॉपर्टी या कैश का कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बन सकता है। पार्टी का यह भी कहना था कि एजेएल जब घाटे में आ गया तो उसे बचाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ की आर्थिक सहायता दी थी। इससे एजेएल पर लोन हो गया। उसने इस लोन को इक्विटी में बदला और 90 करोड़ के लोन को नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यंग इंडियन नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है और इसके शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को कोई लाभांश नहीं दिया जाता। इसका मतलब है कि आप इस कंपनी से 1 रुपया भी ले नहीं सकते। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि अब भी एजेएल के पास ही पहले की तरह की नेशनल हेराल्ड की सभी प्रॉपर्टी और प्रिंटिंग पब्लिशर्स बिजनेस पर अधिकार है। केवल एकमात्र बदलाव यह है कि एजेएल के शेयर यंग इंडियन के पास है, लेकिन यंग इंडियन इस पैसे का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं कर सकती। वह न तो लाभांश दे सकती है और ना ही प्रॉफिट कमा सकती है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये जानकारी सामने आ रही है कि पूछताछ के दौरान उनसे डार्टेक्स कंपनी को लेकर भी सवाल किए गए। ईडी की टीम ने राहुल गांधी को डॉटेक्स कंपनी के मालिक उदय महावर के बयानों को दिखाया, जिसमें उन्होंने कबूल किया था कि उनकी कंपनी महज जमा खर्च की कंपनी है। सवाल यह है कि ऐसी कंपनी ने यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए का लोन कहां से दे दिया। इस 1 करोड़ रुपए के लोन में से 50 लाख रुपए कांग्रेस को दे दिए गए। सोनिया की सुब्रमण्यम स्वामी ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 जून को पेश होना है। सोनिया अभी कोरोना संक्रमित है और अस्पताल में भर्ती है। जिस नेशनल हेराल्ड केस की वजह से राहुल गांधी का ईडी के सवालों से सामना हुआ, उसकी शुरुआत 10 साल पहले 2012 में हुई थी, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में केस दर्ज करवाया था। स्वामी ने आरोप लगाया कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार रुपए के भुगतान किया था, जो एजेएल पर कांग्रेस का बकाया था। आइए सत्ता में, मोदी जी ने पहले ही कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो उनके दिल में जो आग लगी हुई है, 70 साल में आज आधुनिक भारत बना है तो कांग्रेस की देन है कि आज राहुल गांधी जी को आप बताइए, सुबह से बैठा रखा उनको, क्या तुक है उनका। अगर लोन दे दिया तो लीगली लोन दिया है, वो बुरा नहीं किया है। लोन माफ करती है AIC उसके ऊपर है, उनका खुद का अखबार है। 37 से शुरू अखबार पंडित नेहरू के जमाने से उन्होंने खुद ने शुरू किया इसको। उसके बाद में आप बताइए, इसमें कोई हरकत करना उचित नहीं है। मुकदमा चल रहा केस कोर्ट के अंदर, उसके बावजूद भी इन्होंने इस प्रकार नोटिस देके ईडी को घुसा दिया। आप ईडी के छापे डलवा रहे हो पूरे देश के अंदर, इनकम टैक्स के छापे डलवा रहे हो, CBI को एक्टिव कर रहे हो, पूरे मुल्क में आतंक मचा रखा है इस गवर्नमेंट ने। ईडी के शिकंजे में कांग्रेस नेशनल हेराल्ड अखबार की होल्डिंग कंपनी है एजेएल। 1937 में पंडित नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी शुरुआत। एसोसिएट जनरल ने कांग्रेस से 90 करोड़ कर्ज लिया था। 2010 में राहुल सोनिया ने बनाई थी यंग इंडियन कंपनी। यंग इंडियन कंपनी में 76% हिस्सेदारी राहुल सोनिया की। 24% शेयर मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। यंग इंडियन ने 50 लाख देकर एजेएल के सारे शेयर हासिल किए। एजेएल की हजारों करोड़ की संपत्ति पर कब्जे का आरोप। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज कराया था केस। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस ने दी सफाई। पैसों का पूरा लेन देन पारदर्शी तरीके से किया गया। मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए भेजा गया समन। ईडी, CBI और इनकम टैक्स से विपक्ष को डराने की कोशिश। मैंने जो डॉक्यूमेंट्स पेश की थी
बाद में मैंने जांच करके देखा कि ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में मेरी समन्स के विरुद्ध में एसएलपी में फाइल किया और उसमें सोनिया गांधी ने शपथ ली है कि ये सारी डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, ये इसके ओरिजिनल सब मेरे पास है। मैंने कहा कि जब आपने सुप्रीम कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी फाइल किए हैं उसको हाँ ना कहने में आपको क्यों संकोच है? ये था इशू आज और इस इशू पर कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट है उसको रिजर्व किया है। इनकम टैक्स की असेसमेंट ऑर्डर जिसमें उन्होंने जो यंग इंडियन कंपनी है उस पर 413 करोड़ रुपए की फाइन लगाई है और उसमें उन्होंने नेशनल हेराल्ड में किस प्रकार से ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हुई है जिससे यंग इंडियन को एसोसिएटेड जर्नल्स, नेशनल हेराल्ड जो छपने वाली कंपनी है उसको अपने हाथ में ले लिया, वो क्यों फर्जी है ये भी उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है। इसमें इन सब लोगों को सोनिया गांधी सबको बुलाया था उनके वकीलों के जरिए। पूछताछ करने के बाद उन्होंने 105 पन्ने के ऑर्डर दी है। नेशनल हेराल्ड केस क्या है और इतने सालों के बाद आखिर अब इसका जिन्न बोतल से बाहर कैसे आ गया और गांधी परिवार का पूरे मामले से वास्ता क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की लड़ाई को धार देने के लिए लखनऊ में इस अखबार को शुरू किया था। इसलिए इसकी टैगलाइन फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विद ऑल योर माइट रखी गई। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता संकट में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। इस अखबार में प्रमुख रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू के लेख छपते थे। इस अखबार से अंग्रेज सरकार इतनी भयभीत थी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 85 साल पुराने इस अखबार के संपादक इस समय जफर आगा हैं। मौजूदा समय में 7 मंजिला इमारत हेराल्ड हाउस के भूतल और प्रथम तल पर पासपोर्ट कार्यालय है। पासपोर्ट कार्यालय को दोनों तल पर किराए पर जगह दी गई है। इसके अलावा अन्य तल भी किराए पर आवंटित हैं। इसके साथ ही प्रथम तल पर स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में 15 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। यहीं से साप्ताहिक रूप से प्रत्येक रविवार को 8 पेज के अंग्रेजी अखबार नेशनल हेराल्ड का संपादन होता है। इसकी एक कॉपी की कीमत 20 रुपये है। आइए नेशनल हेराल्ड की स्थापना से लेकर अब तक के सफर पर एक नजर डालते हैं। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड 20 नवंबर 1937 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL की स्थापना। 9 सितंबर 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू। 1942 से 45 तक नेशनल हेराल्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित। 1938 में के रामाराव इस अखबार के संपादक बने। अगस्त 1947 में नेहरू का हेराल्ड बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा। 1946 के बाद मणिकोंडा चलपति राव संपादक बने। 1978 में जाने माने पत्रकार खुशवंत सिंह संपादक बने। 1990 से 92 तक सुभारत भट्टाचार्य ने संपादकीय दायित्व संभाला। 1968 में नेशनल हेराल्ड का दिल्ली संस्करण लॉन्च हुआ। 22 मार्च 2022 में मोतीलाल वोरा को AJL का चेयरमैन बनाया गया। साल 2008 में अखबार के संचालन में AJL को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद अखबार का संचालन बंद कर दिया गया। YIL ने 90 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार के लिए भुगतान किया। इसे प्राप्त करने के लिए AJL को मात्र 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया। यंग इंडिया ने इस 50 लाख के बदले कर्ज को माफ कर दिया और AJL पर यंग इंडिया का नियंत्रण हो गया। 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदंबरम ने कहा था कि हमने अभी हाल ही में राज्यसभा के सभापति से मुलाकात की थी। पुलिस ने पिछले 3 दिनों से जिस तरह से कार्रवाई की है उस पर लिखित शिकायत दी। पुलिस ने दोनों सदनों के सांसदों के साथ मारपीट की, उन्हें हरियाणा की सीमा से दूर ले गए।
चिदम्बरम ने यह भी कहा कि पुलिस ने बिना किसी लिखित आदेश के सभी सांसदों को 8 से 12 घंटे के लिए हिरासत में लिया। उन्होंने उन्हें भोजन और पानी से वंचित कर दिया और जब सांसदों ने पूछा कि क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। पी चिदम्बरम ने यह भी कहा कि कार्रवाई स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता का उल्लंघन है, हर मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सहायक पुलिस आयुक्त और स्टेशन हाउस ऑफिसर से मुलाकात की थी। वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की बेशर्मी और अवैध कार्रवाई को उजागर करते हुए एक विस्तृत लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा था कि हमें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस कानून के शासन और हमारे संविधान को शर्मसार करने वाले अपराधियों के खिलाफ त्वरित और उचित कार्रवाई करेगी। फिलहाल गांधी परिवार को ईडी की पूछताछ से कब निजात मिलेगी या फिर क्या ईडी का शिकंजा कांग्रेस पर भारी पड़ने वाला है, ये वक्त बताएगा। खास पेशकश नेशनल हेराल्ड ईडी का शिकंजा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।